फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दर्शांति। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 5 का इंग्लिश फिक्शन। ओके, जो हमारा माइनर कोर्स है 1C। आपका फुल मार्क्स 100 एंड पासिंग मार्क्स कितना है भाई? तो 40 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह थोड़ा सिलेबस देखेंगे, देन सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, देखिए तो पहला यूनिट में हमारा क्या है भाई? तो एमिले ब्रोंटे का क्या है? वुदरिंग हाइट्स। ठीक है, क्या है? वुदरिंग हाइट्स। तो देखिए ये एक नॉवल है जो कि कब विक्टोरियन एज में लिखा गया था। ओके, तो ये बात किसका होता है? हम लोग थोड़ा थोड़ा मतलब सारे का देखेंगे, थोड़ा थोड़ा नॉवल का क्या है उसमें स्टोरी, देन हम लोग थोड़ा करेंगे। तो ये बात होता है 1801 का। ठीक है, क्या बात होता है भाई? तो एक एक सेकेंड, एक लॉकवुड नाम का लड़का होता है। ठीक है, लॉकवुड। ओके, ये क्या करता है? डायरी लिखता है। ठीक है, डायरी लिखता है। और अपने डायरी में क्या लिख रहा होता है? तो देखिए ये लड़का रेंट में रहता है। कहाँ रहता है? रेंट में रहता है। किसके पास? तो इसका ऑनर का नाम होता है हेथक्लिफ। ठीक है, अभी आएगा आपको नाम सब, इसलिए थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं ताकि फिर क्वेश्चन करने में ईजी होगा। हेथक्लिफ। ओके, ये इसका ऑनर होता है। ठीक है, और जब ये इससे फर्स्ट टाइम मिलता है तो ये क्या बहुत इससे बुरा मतलब बेरुखी से बात करता है, उतना इंटरेस्ट नहीं लेता। होता है ना बहुत कोई आदमी लोग जो होते हैं फर्स्ट मीटिंग में। सेकेंड मीटिंग में क्या होता है भाई? तो इसका जो हिथक्लिफ का जो कुत्ता लोग होता है इस पे अटैक कर देता है। ठीक है, लॉकवुड पे। उसके बाद क्या करता है एक, और इसका ये बताता है कि उसका विले कैसा दिखता है? तो विदरिंग हाइट्स के जैसा दिखता है। ठीक है, जो कि हमारा पेपर ये नॉवल का टाइटल है, विदरिंग हाइट्स। ओके, और विदरिंग हाइट्स है, और इसका जो बनावट है बहुत अजीब है। ठीक है, अजीबो गरीबो है, मतलब थोड़ा डरावना टाइप्स में। ठीक है, और उसके बाद फिर वो क्या करता है, सेकेंड डे वो उसके घर जाता है, हिथक्लिफ का घर जाता है, नॉक करता है। जब नॉक करता है तो कोई उसका दरवाज़ा नहीं खोलता है। बहुत देर बाद उसका एक सर्वेंट खोलता है। ठीक है, फाइनली एक सर्वेंट खोलता है। उसके बाद इवेंचुअली वो क्या होता है, उसके अंदर घर के अंदर एंटर भी कर जाता है। ठीक है, और वहाँ पे देखता है कि एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी है, लेकिन वो पता नहीं वो कौन होती है, लेकिन वो उसका प्रोबेबली वो क्या सोचता है कि ये हिथक्लिफ की वाइफ होगी। बट वो फिर बाद में उसको पता चलता है कि वो विडो है। ठीक है, विधवा है, उसकी बहू है। ओके, तो उसके बाद कुछ देर बाद कौन आ जाता है? तो हिथक्लिफ भी आ जाता है। फिर लॉकवुड को क्या करता है? खाना ऑफर करता है। वो लोग विदाई सी ऑफ बोलता है, नहीं तुम यहीं रुक जाओ, रात में आज तुम यहीं रुक जाओ, मेरे ही घर में रुक जाओ। और उसको एक क्या कर देता है, एक कमरा देता है। ठीक है, जो कि किसी कोई वहाँ पे रहता नहीं है, खाना वाना सब ऑफर किया था वहीं पे वो खा गया। उसके जो देखता है उसका बेडशीट में बहुत कैथरीन कैथरीन लिखा हुआ रहता है। और उसे वहाँ पे क्या मिलता है? एक डायरी मिलता है, जो कि क्या जिसका एंट्री कितना का होता है? तो 25 साल पुराना एंट्री होता है। एंट्री मतलब हम लोग डायरी में पहले डेट डे मेंशन करते हैं ना, वही इसी को एंट्री बोलते हैं। ओके, तो उसके बाद वहाँ पे होता है, तो वो डायरी क्या होता है, उस डायरी में कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है। उससे इसको क्या पता चल जाता है कि इसका हिथक्लिफ का फैमिली का हिस्ट्री क्या है, थोड़ा ख़राब है। ओके, उसके बाद वो अपने घर लौटता है और दिन भर सोचता है कि क्या था भाई, क्या था वहाँ पे। और वो क्या करता है ना, रात में ही उसका नींद टूट जाता है, डर के मारे वो भाग जाता है रात में ही। ठीक है, उसके बाद वो अपने दूसरे घर में चला जाता है। तो वहाँ की हाउसकीपर से पूछता है वो कि इसके बारे में मुझे बताओ कुछ, इसकी कहानी। तो वो बताती है कि हम क्या था नाम, उदरिंग हाइट्स में ही हम पले बड़े हैं, यहीं से बचपन से काम करते आ रहे हैं। ये हिथक्लिफ का एक्चुअल घर है भी नहीं, इसका मालिक नहीं, ये बहुत कुछ मतलब वो बताती है। ठीक है, इसी टाइप का स्टोरी है। आप एक बार इसका शॉर्ट वीडियो वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यूनिट 2 में क्या है भाई? तो हम अभी थोड़ा थोड़ा क्यों बता दे रहे हैं, ताकि कोई कोई जो वर्ड आएगा पूरा अननोन नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्या है भाई? तो एल्डोन्स हक्सले का क्या है? ब्रेव न्यू वर्ल्ड। देखिए ब्रेव न्यू वर्ल्ड, तो इसमें क्या होता है भाई? तो ये आप पढ़ने से पहले समझ जाइएगा कि हम लोग किस में, फ्यूचर में है। ओके, फ्यूचर की बातें हो रही है, और किसके अकॉर्डिंग? तो आज जो हमारा कंडीशन है हमारी सोसाइटी का, ठीक है, आज जो हमारा कंडीशन है सोसाइटी का, उसका रिजल्ट फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि क्या होता है, इसका क्या क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे आपको वर्ड मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा भाई? तो रुकिए, डाई स्टोपिया। ओके, और ये किसका ये है? अपोजिट। ठीक है, यूटोपिया का। यूटोपिया मतलब क्या होता है? वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। क्या होता है इसका? एवरीथिंग इज परफेक्ट, जहाँ सब कुछ वेल हो, वेल सेटल्ड हो। ठीक है, ऐसा प्लेस जहाँ पे सब कुछ वेल सेटल्ड हो। और डिस्टोपिया का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे बस बुरा ही बुरा हो, मनुष्य छाया हुआ हो। ठीक है, तो ये यूटोपिया का उल्टा है क्या? डाई
डिस्टोपिया। ओके। और इसमें क्या बताया कि आज के हालात को देखकर फ्यूचर सोसाइटी की कल्पना होता है ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। ठीक है, आपको पेपर टाइटल से भी पता चल रहा होगा। तो क्या होता है, आज का हालात देखकर फ्यूचर सोसाइटी का कल्पना होता है। और यहाँ पे एक क्या होता है, सेंट्रल लंदन का डायरेक्टर होता है। ठीक है, एक डायरेक्टर होता है जो कि क्या करता है, कुछ बॉयज़ को, स्टूडेंट्स को, ठीक है, गर्ल्स नहीं रहती, क्या होती है, खाली बॉयज़ रहता है। ये लंदन डायरेक्टर है। ठीक है, और ये कहाँ इन लोग को लेके जाता है, तो दिखाने के लिए कि बच्चा कैसे पैदा होते, पैदा नहीं होते, कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस होता है। और इवन जो ये डायरेक्टर है और ये जो कुछ बच्चे हैं ना, बॉयज़ जिनको लेके गया है, वो भी इवन क्या है, प्रोड्यूस हुए हैं। किस में हुए, तो एक बॉटल में ग्रो हुए हैं। ठीक है, ये नेचुरली पैदा नहीं हुए जैसे हम लोग जन्म लिए हैं, ये लोग क्या हुआ है, बॉटल में पैदा हुआ है। बॉटल में नहीं, मतलब बॉटल में ग्रो हुआ है। ठीक है, इसमें और उसके बाद वहाँ जाके ये लोग क्या देखते हैं, इसको जैसे कि हम लोग जानते हैं, वही दिखाने के लिए डायरेक्टर लेके गया है कि कैसे बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है भाई, तो 5 वो लोग को वहाँ बताता है कि कैसे ये लोग बटा हुआ है। तो कितना कास्ट डिवाइडेड है, तो 5 कास्ट में डिवाइड होता है। क्या क्या, अल्फ़ा, बीटा। और यही अल्फ़ा बीटा जो है लीड करता है, किसको लीड करता है अल्फ़ा बीटा, तो देखिए अल्फ़ा बीटा हो गया मतलब ऊपर का जो रहता है। उसके बाद ये लोग कौन कौन हो गए, तो गामा हो गए, डेल्टन हो गए। ठीक है, और एक क्या हो जाता है, एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन। ओके, तो ये होता है। और ये लोग भी ये भी है, जो गामा डेल्टा और ये है ना, ये लोग भी है, लेकिन अल्फ़ा बीटा को ये क्या करते हैं, लीड करते हैं अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये लोग को। तो देखिए 5 कास्ट में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे जो बाकी जो है ना, गामा डेल्टा और एप्सिलॉन वाले लोग, ये लोग क्या है, मजदूरी करते हैं और छोटे लोग हैं। ठीक है, और यहाँ का आदमी लोग देखिए, ये बहुत है इम्पॉर्टेंट, सोमा। ओके, सोमा। यहाँ का आदमी लोग क्या लेता है, ड्रग कंज्यूम करता है। ठीक है, ड्रग्स लेता है, किस चीज़ के लिए भाई, तो हमेशा खुश रहने के लिए, हैप्पीनेस के लिए। और ये जो हमारे राइटर है, वो ऑथर है, जो ये क्या बताते हैं कि हैप्पीनेस। और यहाँ का जो सोसाइटी, वो लोग क्या बताता है, ज़िंदगी जीने के लिए हमें क्या होना चाहिए, बस खुश होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए। बाकी यहाँ से क्या रिमूव कर दिया गया है, तो इमोशंस। ठीक है, इमोशंस को रिमूव कर दिया है। ठीक है, रिलेशनशिप को कर दिया है, और एक क्या कर दिया है, डिज़ायर्स को कर दिया, जिसको महत्वाकांक्षा या बोलते हैं। ठीक है, ये सब को क्या कर दिया, हटा दिया गया है। तो सोचिए, एक ऐसा समाज जहाँ पे इमोशंस ना हो, भाव नहीं हो, जहाँ पे रिलेशनशिप ना हो, और जहाँ पे कोई इच्छा या महत्वाकांक्षा ही ना हो, वो कैसा सोसाइटी होगा, आप सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या बोलते हैं वहाँ के आदमी लोग। उसके बाद एक आते हैं, एक व्यक्ति जिनका नाम क्या होता है, मेस्टोफा मॉन्ड। ठीक है, मॉन्ड होंगे, कुछ मॉन्ड है, मेस्टोफा मॉन्ड। ये कलेक्टर होते हैं, वहाँ के 10 कलेक्टर होते हैं, उनमें से ये एक है। और ये भी उसके साथ, जो डायरेक्टर के साथ, ये भी ज्ञान देने लगते हैं समाज के बारे में कि क्या है। तो ये क्या बताते हैं कि यहाँ पे हैप्पीनेस ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ की सोसाइटी में। और किसको, और ये लोग सोमा के बारे में बताएं, ये लोग फ्री रहने के लिए, टेंशन फ्री रहना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं। सोमा किसके लिए ये लोग लेता है, तो ये लोग टेंशन फ्री रहना चाहता है। ओके, सोमा, SOMA। उसके बाद फिर और एक आती है, एक नर्स रहती है। उसके बाद एक बेनार्ड रहता है, जो बेनार्ड और वो जो नर्स रहती है, दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, फिर बीच में जाते हैं। ऐसा ही स्टोरी है। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एक हेल्मोज नाम के व्यक्ति रहते हैं, जिनको पसंद नहीं होता, वो हर चीज़ में परफेक्ट होते हैं। ठीक है, यही सब है। अब चलिए यूनिट देखिए, फिर हमारा क्या है, यूनिट 3 में हार्पर लिखा है टू किल अ मोकिंग बर्ड। भाई यहाँ पे मोकिंग बर्ड क्या होता है, बहुत इनोसेंट बर्ड है वो किसी को हार्म नहीं करता है, और बस क्या अपना गाना गाते रहता है। ठीक है, सॉन्ग गाता है। तो यहाँ पे टू किल अ मोकिंग बर्ड से सिम्बॉलिक है, मोकिंग बर्ड क्या है भाई हमारा यहाँ पे, थोड़ा सिम्बॉलिक है। क्या है, तो मोकिंग बर्ड यहाँ पे है ना कि इनोसेंट पीपल्स है। ठीक है, इनोसेंट पीपल्स है। ओके, जो हमारी सोसाइटी में इनोसेंट पीपल है, उसको यहाँ पे एज अ सिंबल इसको यहाँ पे मोकिंग बर्ड किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा स्टोरी को जानते हैं। तो यहाँ पे भाई किसका, फादर डॉटर और सन का कहानी है। ठीक है, एक 6 साल की लड़की होती है। ठीक है, कितनी साल की होती है, वो 6 साल की होती है, जिसका जिसका क्या नाम रहता है, स्कॉट। ओके, स्कॉट नाम रहता है। भाई का क्या नाम रहता है, जैम नाम रहता है। और पिता का क्या नाम रहता है, फादर का, तो एटिकस नाम रहता है। ओके, अब देखिए, इस स्कॉट का क्या होती है कि मदर गुजर चुकी है। ठीक है, और वो उसके फादर ही उसको पालते पोसते हैं। दोनों भाई और छोटा उसके फादर का क्या ऑक्यूपेशन है, क्या काम करते हैं, तो एक लॉयर है। और लॉयर होते हुए भी इनका इनकम क्या है भाई, तो बहुत कम है। क्यों कम है इनका इनकम, तो इनके जो क्लाइंट्स है सारे क्या है, गरीब है। इनके इसकी वजह से इनको क्या, देर रात तक काम करनी पड़ती है, बच्चों पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इतना ये कमा लेते हैं कि अपने बच्चों को गरीबी से बाहर रख सके, कंफर्टेबल लाइफ जी सके।
ओके। और इनके घर में एक मैड आती है, क्या क्या नाम होता है उसका, कैलिफोर्निया। ओके, जो कि ब्लैक कम्युनिटी की है। ब्लैक कम्युनिटी मतलब छोटे ये से जो वाइट और ये लोग पे हमेशा से क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। कैलिफोर्निया ये जेम और स्कॉट को पालने पोसने में एटिकस का बहुत हेल्प करती है, ठीक है। अब ऐसे ही चलते रहता है, अपना दोनों भाई बहन खेलता है, आराम से ज़िंदगी पार हो रहा है। तभी एक गर्मी की छुट्टी में एक डील नाम का लड़का आता है, ठीक है, डील। और ये इसका आंट का घर है, और ये किसका पड़ोसी है, तो जेम और स्कॉट का, ठीक है। डील आता है गर्मी की छुट्टी में। अब ये लोग क्या होता है, ये लोग के बीच में दोस्ती हो जाता है। अब दोस्ती होता है तो तीनों खेलने लगता है। खेलते खेलते ही एक बगल में उसका घर होता है रेडली का, ओके। रेडली का घर होता है, और वो बहुत भयानक आदमी, उसको सब सोसाइटी वाला समझता है कि वो कुत्ता बिल्ली जानवर सब मार को खा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन उसका ऐसा धारणा बनाया हुआ है, ठीक है। और मिस्टर एटिकस, ठीक है, मिस्टर एटिकस अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी कर लेना, लेकिन मोकिंग बर्ड को कभी मारना मत। क्या सिखाते हैं, ज़िंदगी में कुछ भी कर लेना, लेकिन मोकिंग बर्ड को कभी मारना मत। क्यों नहीं मारना भाई, क्योंकि और ये कैसा दिखता है तो बताया कि इसकी लंबी पूँछ होती है, ठीक है, और ये हमेशा गाना गाते रहते हैं। और ये जबकि किसी को हार्म नहीं करती है, किसी को कुछ दिक्कत नहीं पहुंचाती है, तो इसे क्यों मारना, मतलब इससे मारना एक तरह से हमारे लिए क्या है, एक पाप है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या बताया इसके पापा ने कि मोकिंग बर्ड को मारना एक बहुत बड़ा पाप है, अपने बच्चों को सिखाया, ठीक है, क्योंकि ये तो किसी को हार्म करते नहीं है। तो उसके बाद और यहाँ मोकिंग बर्ड से किससे यहाँ पे है, तो इनोसेंट पीपल से हैं। अब क्या होता है भाई, तो रेडली का घर जाता है, तो स्कॉट को फील होता है ना, और इसका जेम, इसका जो भाई होता है, रेडली का घर जाने का ये लोग ये करता है, बच्चा लोग होता है ना, चलो कुछ तूफानी करते हैं, तो वही जाता है और उसके घर को बस छू के आ जाता है, रेडली के घर को। लेकिन वो लोग तो आ जाता है, लेकिन स्कॉट को क्या लगता है कि हमें किसी ने देख रहा है, पर्दे के पीछे से कोई देख रहा है। उसे ऐसा फील हुआ, उसने किसी को देखा नहीं कि हमें देख रहा है, लेकिन उसे लगा क्या कि वो हमें देख रहा है, ठीक है। उसके बाद सेम डे भी वही करता है वो लोग, ठीक है। तो सेम डे जब करता है ना, तो रेडली वो लोग को देख लेता है, तो वो लोग पूरा भागने लगता है डर के मारे। तो उसका क्या होता है, पेंट गिर जाता है, ठीक है, वहीं छूट जाता है उसका पेंट। तो उसमें क्या होता है, अब पेंट चूंकि महंगा था, और वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं थे कि अब नया खरीद के अफोर्ड कर सकते हैं। तो जेम चला गया उसे रात में उसे लेने के लिए उस पेंट को। तो वो जब रात में उस पेंट को लेने जाता है, तो देखता है कि पेंट को अच्छे से धो के, जबकि वो कीचड़ में गिर गया था तो वो गंदा हो गया, धो के उसे रफ्फू करके, रफ्फू समझते ना, सिलाई अगर फट जाता है तो उसे करके वहाँ पे रख दिया गया। अब वो तो आश्चर्यचकित है कि भाई ये किसने किया, वो उसको पता भी नहीं है। वो उसे लेके आ जाता है और अपनी बहन को बताता है, तो उसे भी फिर थोड़ा थोड़ा डाउट होता है कि ये किसने किया है, रेडली ने किया है, ठीक है। एक दिन क्या होता है कि आग जल जाती है, ठीक है, उसके घर में पड़ोसी में आग जल जाती है। तो वो क्या करता है, स्कॉट को क्या करता है, एक चद्दर उड़ा देता है। अब वो देखती नहीं कि उसे किसने उड़ाया, बट एक आदमी उसे चद्दर उड़ा देता है। उसके बाद एक आदमी आता है, टॉम रॉबिन्सन, ओके, टॉम रॉबिन्सन, ओके, टॉम रॉबिन्सन। ये आदमी क्या होता है, तो ये ब्लैक कम्युनिटी का आदमी है, ठीक है, मतलब ये शोषित वर्ग का है, इस पे शोषण किया जाता है किससे, वाइट कम्युनिटी से। तो जबकि टॉम रॉबिन्सन पे क्या आरोप लगाया जाता है, तो रेप का, किसका, तो बॉब की जो बेटी होती है उसका, बॉब की जो बेटी है उस पर क्या आरोप लगा देता है कि इस उसका रेप हुआ है, किसने किया है, टॉम ने किया है, ठीक है। बॉब फादर है जिस लड़की का मतलब रेप हुआ है, ठीक है, ऐसा वो इस पे आरोप लगाता है। तो ये टॉम रॉबिन्सन किसके पास जाता है, तो ये आता है एटिकस के पास, ठीक है, एटिकस के पास। क्योंकि ये हमेशा गरीब आदमी का हेल्प करता है, और ये जानता है वो उसके, हो सकता है उसमें सच्चाई दिखा होगा, इसने भरोसा कर लिया कि टॉम रॉबिन्सन ने ये काम नहीं किया। तो उसके खिलाफ वो लड़ने के लिए कोर्ट जाता है। और एटिकस को ये बहुत भली भांति पता होता है कि ये क्या करेगा, ये हार जाएगा ये वाला केस, लेकिन फिर भी वो आखिरी दम तक, मतलब आखिरी तक वो लड़ता है, कोशिश करता है उसे बचाने के लिए। अब एटिकस का ये जोश और उसके खिलाफ उसके ये में इतना प्यार देखकर, अब बॉब किसको टारगेट कर लेता है, एटिकस को टारगेट कर लेता है। एटिकस अब ये केस हार चुका है, और ये चूंकि ब्लैक आदमी लोग का था केस, तो ये जो स्कॉट और जेम थे, ये लोग ना स्कूल में भी टारगेट होते थे अपने फादर की वजह से, अपने ये केस की वजह से। सब इसको चिढ़ाते थे, थोड़ा ये करते थे कि तुम्हारे फादर ब्लैक आदमी का साथ दे रहे हैं, ये वो, ठीक है, ये सब होता था। तो फिर भी उन्होंने इग्नोर करके और अपने अपने फादर का वो जो लड़ाई था, वो जो कोर्ट में वो उसके वो लोग भी जाते थे इस केस की सुनवाई में, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, बॉब ने अटैक कर दिया उसके बच्चों पे, जैम और स्कॉट पे, ओके। तो जैम और स्कॉट पे हमला कर दिया, तो उसको
आर्म में चोट लग जाता है बॉब के, उसके बाद रेडली ये लोग दोनों को बचाता है, स्कॉट और जेम को। तब ये वो लोग को पता चलता है कि इन्होंने इसकी जान बचाई, उसके थैंकफुल हो जाते हैं वो लोग। और इस कहानी का संदेश क्या देता है, जो दिखता है वैसा होता नहीं, आदमी नकाब पहन के भी जो ज़्यादा खतरनाक दिखता है कभी कभी वो अंदर से क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है कि नहीं। तो हमें भी किसी को गलत जज नहीं करना चाहिए। और ये कहानी किससे ये है, तो स्कॉट से और एक टॉम रॉबिन्सन, जो उस पे एक ब्लैक मैन पे क्या होता है, शोषण होता है, ठीक है। ये दो मेन कैरेक्टर है। तो चलिए इसके कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए हमारा पहला एमसीक्यू क्या है भाई, विच ऑथर रोट द नॉवेल वुदरिंग हाइट्स, तो किसने लिखा है, एमिली ब्रॉन्टे ने, ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो देखिए थोड़ा सा ये नंबरिंग ये हो गया है, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन ये है, इन विच नॉवेल इज वर्ल्ड स्टेट बेस्ड ऑन एजेंसीज एंड सोशल कंडीशनिंग अ सेंट्रल फीचर। तो हम लोग अभी क्या देखें कि हमारा भी जो भी सोशल कंडीशन है आगे जाके हम लोग को किस में रिजल्ट मिलेगा, तो ये वाला हम लोग किस में देखें, ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, ओके। आंसर डी हो जाएगा ब्रेव न्यू वर्ल्ड। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या, हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट टू किल अ मोकिंग बर्ड। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट टू किल अ मोकिंग बर्ड। तो प्रोटागोनिस्ट मतलब क्या होता है, मेन कैरेक्टर। तो कौन है इसमें, तो ये बच्ची स्कॉट फिंच, जो समझती है किसको, रेडली को, ठीक है। यही ये करती है कि हाँ इसको नोटिस करती है, ओके। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा ये वाला नॉवल तो नहीं पता है ना, अच्छा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। द वेंडर ऑफ स्वीट्स इज अ सेट विच फिक्शन टाउन, तो क्या है, मालगुड़ी, ओके। 7 का क्या है क्वेश्चन, द कैरेक्टर हिथक्लिफ अपीयर्स इन विच नॉवल, तो उदरिंग हाइट्स का है ये मैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द सेंट्रल कन्फ्लिक्ट टू किल अ मोकिंग बर्ड रिवॉल्व्स अराउंड द ट्रायल ऑफ विच कैरेक्टर, तो किसके अराउंड घूमता है ये, तो टॉम रॉबिन्सन का, क्योंकि इस पे क्या हुआ था, आरोप लगा था, और ये क्या था, तो ये बेकसूर था, फिर भी इस पे आरोप लगा था। और हाँ ये तो बताना ही भूल गए, इसको टॉम रॉबिन्सन को फिर जेल में डाल देता है। जेल में तो डालता है, उसके बाद बोल देता है, सूट कर देता है, क्यों इनकाउंटर कर देता है, क्योंकि बोलता है कि ये जेल से भाग रहा था इसीलिए, ओके। मर जाता है टॉम रॉबिन्सन। क्वेश्चन नंबर 9, विच नॉवल डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ सोमा इन इथोपिक ड्रग यूज टू मेंटेन सोसाइटी स्टेबिलिटी। खुश रहने के लिए इसमें कौन सा ड्रग यूज करते हैं भाई, तो सोमा, और किसमें हो रहा था, तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द वेंडर ऑफ स्वीट्स इज नेम्ड, किसके है, तो जागन, ओके, जगन। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रेव न्यू वर्ल्ड इज कंसिडर्ड अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ विच जेनर, तो किसके लिए भाई, तो डायस्टोपियन फिक्शन। डायस्टोपियन मतलब बताएं, जहाँ पे सब कुछ मनुष्यत होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, विच नॉवल इज नोटेड फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ कास्ट क्लास एंड प्रेजुडिस, तो किसके है, मैं कौन सा क्लास सोसाइटी ये सब, जो ब्लैक और ये सोसाइटी था, किसके लिए, तो टू किल अ मोकिंग बर्ड, हमेशा आम आदमी लोग का मौत हो जाता है बिना कसूर का, है कि नहीं, फंसा देता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज नरेटिव स्ट्रक्चर एम्प्लॉयड बाय एमिली ब्रॉन्टे, वुदरिंग हाइट, तो कैसा है भाई। तो देखिए इसका हम बस क्वेश्चन कर दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, आप लोग आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, तो व्हाट इज नरेटिव स्ट्रक्चर एम्प्लॉयड बाय एमिली ब्रॉन्टे इन वुदरिंग हाइट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, वुदरिंग हाइट्स यूटिलाइजेज अ कॉम्प्लेक्स नॉन लिनियर नरेटिव स्ट्रक्चर, ओके, primarily featuring a double frame narrative. The main narrator is Mr. Lockwood, who hears the majority of the story from the housekeeper. वो जो होती है housekeeper उसे सुनता है. Nellie Dean, this structure allows for multiple perspective and time shifts, deepening the sense of mystery and पैशन सराउंडिंग दी सेंट्रल फिगर्स हिथक्लिफ एंड कैथरीन, ठीक है। वो समझने का प्रयास करता है कि कैथरीन का कुछ तो है इस ये से, और जबकि हेथक्लिफ बहुत अमीर होता है फिर भी इस घर इससे बढ़िया बढ़िया घर खरीद सकता है, फिर भी ये अजीबो गरीब डरावना घर क्यों क्यों रह रहा है इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ब्रीफली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड, तो आपको इसका टाइटल को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग को उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो भी अभी सिचुएशन चल रहा है उसका ही रिजल्ट क्या हमें मिलेगा हमारे फ्यूचर में, और ये पूरा फ्यूचर ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एक ऐसा सोसाइटी है जो क्या है, फ्यूचर का बात हो रहा है, यहाँ अभी प्रेजेंट का नहीं, ये बताया जा रहा है कि आज से 100 साल 200 साल 300 साल बाद क्या होगा, बच्चे जन्म नहीं लेंगे नेचुरली, क्या होंगे, तो वहाँ प्रोड्यूस होंगे। तो एक बार आंसर पढ़ लेते हैं। द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड इज अ आयरोनिक एल्यूजन, ठीक है, टू मिरांडाज लाइन इन शेक्सपियर द टेम्पेस्ट। और हाँ, और ये वाला ना जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है ना, वो लिया गया है किनका, शेक्सपियर का एक द टेम्पेस्ट से लिया गया है, ठीक है। ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन टी, इन हक्सलेस डायस्टोपियन नॉवेल, डायस्टोपियन का मतलब बताया है ना क्या होता है, कि जहाँ पे जितना बुरा हो सके, ठीक है, जितना मनुष्य पूरा छाया हुआ हो, नॉवल द फ्रेज इज स्पोकन बाय द सेव जॉन,
Yeah. Initially with wonder upon seeing the civilized world state, and later with bitter sarcasm as he recognizes its moral emptiness and the degradation of humanity. और ये sarcasm में बोला गया, जैसे हम बताए थे ना कि वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं रहेगा, और क्या नहीं रहेगा, क्या क्या बोले थे, डिज़ायर्स नहीं रहेगा, और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या नहीं रहेगा, इमोशंस नहीं रहेगा, ठीक है, ये तीनों। तो ये क्या एक सरकाज़्म है कि अब आदमी बिना इमोशन के कैसे एक दूसरे के साथ रह सकता है, कोई कैसे किसी को बाप बोलेगा, माँ बोलेगा, समझ रहे हैं ना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ एटिकस फिंच एंड वाई ही इज सिग्निफिकेंट फिगर इन टू किल अ मोकिंग बर्ड। तो हम लोग को पता है एटिकस फिंच पहले क्या था, एक वाइज मैन था, और क्या था वो, एक प्रोटोगनिस्ट का फादर था, मतलब स्कॉट फिंच का फादर था कौन, एटिकस फिंच, जो पैसे से क्या थे, एक लॉयर थे। चलिए तो इसका आंसर पढ़ते हैं। एटिकस फिंच इज द वाइज एंड मोरली अपराइट फादर ऑफ द प्रोटोगनिस्ट स्कॉट एंड लॉयर इन Maycomb, Alabama. Okay, he is a significant as the moral compass of the novel, representing a courage, integrity and justice. His decision to defend Tom Robinson, ये एक वाइट मैन होके भी क्या कर रहा था, ब्लैक मैन को, ब्लैक कम्युनिटी को बचाने का कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो इसी को, इसके ऊपर क्या बाकी जो वाइट मैन थे ये इस पे दबाव डाल रहे थे, इसको टारगेट कर रहे थे कि तुम उसका साइड क्यों ले रहा है कि नहीं। चलिए, अ ब्लैक मैन फॉल्सली एक्यूज्ड ऑफ रेप डिस्पाइट सोशल प्रेशर, ठीक है। क्या हुआ था कि उसे रेप के केस में फंसाया गया था, किसका, बॉब की बेटी के केस में, ठीक है। इज द सेंट्रल हीरोइक एक्शन डिफाइनिंग हिज कैरेक्टर एंड नॉवेल्स थीम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज जगन इन द वंडर ऑफ स्वीट वांट हिज सन माली टू डू विद द हिज एजुकेशन। तो इसका आंसर क्या है, जगन अ ट्रेडिशनलिस्ट believes Mali should use in education to secure a respectable conventional job, perhaps as a government official. He is deeply dismayed when Mali drops out of college and travels to America only to return with a plan to set up a commercial venture, a machine to write fiction which Jagan views as a alien and immoral profession. चलिए क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ डायस्टोपिया इन रिलेशन टू ब्रेव न्यू वर्ल्ड। अब आपको वहाँ पे लगा होगा कि मैम तो बस हैप्पीनेस का बात कर रही थी, दीदी बस हैप्पीनेस का बात कर रही थी, तो यहाँ पे डिस्टोपिया बुरा ही मनुष्य, तो वो क्या था, एक सरकाज़्म था। ओके, चलिए आंसर क्या है, अ डायस्टोपिया इज़ अ फिक्शनल सोसाइटी ऑफन फ्यूचरिस्टिक वेयर ऑपरेसिव सोशल societal control and the illusion of perfect society mask underlying misery and deprivation. Brave New World fits this as it presents the world state force, stability and happiness through conditioning agencies and the drug soma at the cost of individual freedom, emotion, art and authentic human connection. ये सोमा किसके ये में ले रहा था, तो एक फ्रीडम, आज़ादी, उसके खुशियाँ, आर्ट, ऑथेंटिक ह्यूमन कनेक्शन सब खत्म था वहाँ पे, है कि नहीं, खाली हैप्पीनेस, खुश रहो। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन Heathcliff and Catherine in one sentence। तो चलिए, द रिलेशनशिप इज पैशनेट, डिस्ट्रक्टिव एंड ऑल कंज्यूमिंग बॉन्ड that transcend societal norms and ultimately leads to tragedy and ruin for both themselves and those around them। खुद भी बर्बाद हो जाते और जो उसके आसपास थे वो भी, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मोकिंग बर्ड एज अ सिंबल इन हार्पर लीज नॉवल। तो क्या है भाई, द मोकिंग बर्ड सिम्बलाइजेज इनोसेंस एंड हार्मलेसनेस, क्या था वो, एक इनोसेंस और किसी को हार्म नहीं पहुंचाता है ना। द कोरिलेशन क्या है, इट इज अ सीन टू किल अ मोकिंग बर्ड मीन्स इट इज़ रॉन्ग टू हार्म इनोसेंट बींग्स, मतलब हम लोग को कोई भी इनोसेंट चीज़ को हार्म पहुंचाना गलत है, ठीक है। दिस अप्लाइज मोस्ट डायरेक्टली टू टॉम रॉबिन्सन, और यहाँ पे किसको, एक मोकिंग बर्ड किसको माना गया, टॉम रॉबिन्सन को, एंड बो ब्रेडली को। ये भी क्या करता था, भले दिखता था खतरनाक, लेकिन ये भी क्या सब बोलता था, गाय क्या, बकरा खा जाता है, बिल्ली खा जाता है, शेर, लेकिन ऐसा था नहीं, ठीक है। टू कैरेक्टर्स हु आर वैल्यूरेबल एंड causes no harm yet are परसेप्टेड टू मिसअंडरस्टूड बाय सोसाइटी। ये लोग अच्छे थे लेकिन फिर भी क्या, ये लोग को एक होता है ना कि सोसाइटी में अच्छा मास्क लगाना ज़रूरी है। आप अगर असलियत आप थोड़ा ख़राब भी है तो आपको वो लोग क्या करेगा, हेट ही करेगा। लेकिन अगर कोई मास्क लगा के दो बार दो चीज़ दो तरह का आदमी को बोल रहा है तो वो आज के ज़माने में सही है। अभी एक बहुत ज़्यादा मूवी चल रहा है बुट्टा बामा, ओके, आपके भी ये में आता होगा, आपका भी सजेशन में आता होगा लेकिन देखते नहीं होगे, हम भी बहुत इग्नोर किए उसके बाद देखे, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, खास करके लड़कियां, आपसे रिक्वेस्ट है ये मूवी एक बार देख लीजिएगा, ओके। ज़्यादा का नहीं है, 1 घंटा 45 मिनट का है, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए
तो कहाँ गया, हाँ, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। What promotes Jagan to finally give up his sweet shop and property at the end of the vendor of sweets? तो क्या उसको गिव अप करने में मजबूर कर देता है भाई, तो देखिए, a Jagan's decision is promoted by the profound disillusionment with his son. Mali is arrested for illegal alcohol possession. Seeing the failure of his paternal duties and Mali's complete disregarded for traditional values, Jagan decided to embrace a life of spiritual withdrawal and reunification, leaving his worldly possession to his cousin. In Wuthering Heights, how does Nellie Dean's role एज अ नरेटर इन्फ्लुएंस दी स्टोरी? तो आप इसका देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डज क्लास एंड रेसियल प्रिजुडिस मैनिफेस्ट टू किल अ मोकिंग बर्ड? तो क्या है भाई, नस्लवाद जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारा क्लास और नस्लवाद एक कैसे मैनिफेस्ट करता है किसी इनोसेंट को मारने में, तो देखिए, racial prejudice is the core injustice evident in the wrongful conviction of Tom Robinson despite clear evidence of his innocence simply because he is a black man in the Jim Crow South. Class prejudice is shown in the town's scorn for the poor but honest Cunninghams versus their disregarded for the ignorant and viscous Illus who protected by their white status. अब पूरा स्टोरी पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। चलिए, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर लीजिए। और इसको क्या करना है, कहाँ पे मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा, तो आप वहाँ से आप इसको पीडीएफ को देख सकते हैं, ठीक है। एनालाइज द थीम ऑफ पैशन वर्सेस सिविलाइजेशन सोसाइटी इन इमली ब्रॉन्टे उदरिंग हाइट्स, ओके, फोकसिंग द कैरेक्टर ऑफ हीथक्लिफ एंड कैथरीन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द डायस्टोपियन critic of technological progress and social stability in Aldous Huxley's Brave New World. How is happiness manufactured and at what cost? तो हैप्पीनेस किसके कॉस्ट में, तो ह्यूमन कनेक्शन खत्म हो गया, इमोशंस खत्म हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया, उसके बदले में हमको क्या मिला, हैप्पीनेस। वो भी हम लोग अगर थोड़ा सा भी कुछ टेंशन आ गया तो हम लोग क्या, सोमा ड्रग ले लेते थे, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ एटिकस फ्रेंच एज अ सिंबल ऑफ मोरल इंटीग्रिटी एंड जस्टिस इन द सेग्रेटेड अमेरिकन साउथ ऑफ हार्पर लीज टू किल अ मोकिंग बर्ड। आपको इसके बारे में, एटिकस फिंच के बारे में बताना है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी एज पोर्ट्रेड थ्रू द कैरेक्टर ऑफ जगन एंड माली इन आर के नारायण's द वेंडर्स ऑफ स्वीट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कंपेयर द कंट्रास्ट द थीम्स ऑफ लव एंड ऑब्सेशन एज अ depicted in Wuthering Heights with a specific focus on the destructive nature of the Heathcliff's loves, okay. Question number 6, explain the central role of conditioning and agencies in stabilizing and maintaining the societal structure of the world state in Brave New World। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, इतना नहीं आएगा, लेकिन अगर इतना पढ़ लिया ना तो इसका आधा ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस यूज ऑफ चाइल्डहुड पर्सपेक्टिव स्कॉट नरेशन इन टू किल अ मोकिंगबर्ड, हाउ डज दिस पर्सपेक्टिव अलाउ द नॉवेल टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स थीम्स प्रिजुडिस एंड मैचुरेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, जगन का स्केच, कैरेक्टर स्केच लिखना है और उसका प्रोटैगनिस्ट है वो। फोकस ऑन हिज यूनिक ब्लेंड ऑफ बिजनेस acumen, रिलीजियस एस्टिसिज्म एंड फ्लॉड पैटर्नलिज्म। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, एनालाइज द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नेचुरल लैंडस्केप, द शेपिंग द एटमोसफेयर इवेंट्स एंड कैरेक्टर साइकोलॉजीज एंड उदरिंग हाइट्स। Question number 10, explore the concept of the savage in the Brave New World, how does it introduction highlights the flaws and dehumanizing aspects of supposedly perfect world state। इसका आंसर भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। आपका इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा भाई, तो ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा। एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं, शो कर दे रहे हैं, ताकि आप अगर चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब बच्चा कमेंट नहीं करेगा, जल्दी जल्दी क्यों पास कर ये कर दे रहे हैं, आप स्टॉप करके भी स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, ठीक है। एटिकस फिंच, मॉरल इंटीग्रिटी इनटू किल अ मोकिंग बर्ड। देखिए, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी वाला क्वेश्चन है, आप आराम से देखते रहिए।
चलिए इतना है, आप देख लिए, चलिए हो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाय।